अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज के सेशन में हम जो यूनिट स्टार्ट करेंगे तो नाम है उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो थोड़ा सा सिलेबस ब्रेकअप मैंने दिया है पहले, तो इसमें हमारे पास 4 मेजर टॉपिक्स हैं। पहले हम इसका बेसिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इसका आइसोमेरिज्म देखेंगे और फिर बॉन्डिंग थ्योरीज। ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं, सिलेबस ब्रेकअप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब बेसिक्स में क्या क्या आ जाएगा? बेसिक्स में हम डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। बेसिक्स में टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कौन कौन सी टर्म्स यूज करेंगे। बेसिक्स में आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल। फिर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं वैसे ही आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देने के लिए। इसी तरह आइसोमेरिज्म में वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो। हाँ, ऑर्गेनिक का थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर सेम होता तो फिर यहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत थी, ये डिफरेंट है तो देखेंगे हम। उसके बाद बॉन्डिंग थ्योरीज है, तो 3 इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग थ्योरीज हमने यहाँ पे पढ़नी है। एक है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम स्टार्ट करेंगे विद बेसिक्स। जैसे मैंने अभी बोला, बेसिक्स में हमने पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल साल्ट्स में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद टर्मिनोलॉजी देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हम स्टार्ट करेंगे विद बेसिक्स। तो डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो देखते हैं कि उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं। तो बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बेसिक्स से। और बेसिक्स में हमने क्या बात करनी है, ये जो मैं 2 टर्म्स अभी कुछ कह रहा था, डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो डिफरेंस से पहले ये पता होना चाहिए इनमें सिमिलैरिटी क्या है, मतलब इनको डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्या है। तो देखते हैं, हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड होता है, उनको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। और मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स में ही ये 2 टाइप्स आ जाते हैं, डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बोथ बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। अब ये एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास 2 स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। 2 स्टेबल कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को जब आप मिक्स करोगे तो हमें कुछ नया कंपाउंड मिलेगा, नए कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो उन 2 सॉल्यूशंस को जो आप मिक्स करोगे उनको किसी प्रॉपर स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में मिक्स करना है। फिर जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा, उसके क्रिस्टल जो मिलेंगे, उन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। और ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं फिर डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन द एक्वस सॉल्यूशन, कि जब आप उनके क्रिस्टल्स एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो उनको या तो आप डबल साल्ट्स बोलोगे या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी हमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो एडिशन कंपाउंड्स कैन बी ईदर ऑफ डबल साल्ट टाइप, they can be either double salts or they can be coordination compounds. अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जो अभी बोला कि what are these addition compounds? These addition compounds are formed by combining 2 stable compounds, उनके solutions। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्टेबल कंपाउंड है AB, इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। कोई कंपाउंड है AB, स्टेबल कंपाउंड है, जो कोई सिंपल साल्ट ले लीजिए, NaCl KCl ले लीजिए, स्टेबल कंपाउंड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। कोई दूसरा कंपाउंड ले लीजिए, चलो CD ले लीजिए, दूसरा कंपाउंड ले लीजिए, स्टेबल कंपाउंड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। ये एक सिंपल साल्ट ले लीजिए, मान लीजिए KCl, ये दूसरा साल्ट ले लीजिए MgCl2। तो इनके 2 एक्वस सॉल्यूशंस को आप मिक्स कीजिए, तो इनको कंबाइन कीजिए। जब इनको कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद आपको जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसमें AB तो होगा ही, साथ साथ CD भी होगा। ये AB का सॉल्यूशन है,
ए बी स्टेबल कंपाउंड है, इसका सॉल्युबल सॉल्यूशन अभी क्रिस्टल्स नहीं है, मान लो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मान लो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो दूसरा साल्ट है, सिंपल साल्ट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, मैंने इनको मिक्स किया, मुझे रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ए बी भी है और सी डी भी है। तो लेट्स अज्यूम दिस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। अब ये अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। अब क्या कर लेते हैं, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे। एक सिंपल तरीका है, इसको अपना इवेपोरेट कीजिए, इवेपोरेट कीजिए। तो इवेपोरेशन से क्या होगा, तो वाटर कंटेंट, वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, वाटर कंटेंट कम है, तो मान लो ये नॉन वोलेटाइल है। अगर ये NaCl है, MgCl2, दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ये वेपराइज नहीं होंगे। तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, इसका जो वाटर कंटेंट कम होगा। तो अगर ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड के बाद क्या बनेगा, पहले सैचुरेटेड, और अगर और इवेपोरेशन करोगे तो ये अनसैचुरेटेड के बाद क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड बनेगा ना। तो पहले था अनसैचुरेटेड, फिर इवेपोरेशन होगी तो सैचुरेटेड, फिर सुपर सैचुरेटेड। एंड सबको पता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होती है, और यहां पे होगी प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन किसकी, मान लो इनको एक साथ कर लो, ए बी सी डी, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी शायद, वो डिपेंड करेगा। तो आपको इस ओवरऑल ए बी सी डी के ओवरऑल क्रिस्टल्स मिलेंगे, ये अक्सर कलर्ड होते हैं, क्रिस्टल्स मिलेंगे। फिर से, तो ए बी का स्टेबल कंपाउंड था, सी डी का स्टेबल कंपाउंड है, इनके दो एक्वस सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया, तो ये मेरे पास रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें दोनों सबस्टेंसेस प्रेजेंट है। तो जब आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की बाय इवेपोरेशन, मुझे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होती है, तो मुझे किसी नए कंपाउंड के, इनके कॉम्बिनेशन से कोई नया कंपाउंड बना, उस नए कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलेंगे। मैंने बोला ये अक्सर कलर्ड होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे ना, ये कैसे मिले, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल कंपाउंड्स इन अ प्रॉपर रेशो, मोल रेशो, मास रेशो, कोई स्पेसिफिक रेशो। और क्या रेशो होगा वो डिपेंड करेगा आपने किन कंपाउंड्स को लिया। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड मुझे मिलेगा, ये कंपाउंड मुझे मिला बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल कंपाउंड्स, और इसी रिजल्टिंग कंपाउंड के क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड इसलिए बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द एडिशन ऑफ टू स्टेबल कंपाउंड्स। अब ये जो रिजल्टिंग एडिशन कंपाउंड मुझे मिला, दिस रिजल्टिंग एडिशन कंपाउंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा, या तो ये डबल साल्ट हो सकता है, या तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है। तो अब डबल साल्ट कब बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब आप इन डबल साल्ट्स को फिर से प्योर वाटर में ऐड करोगे, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन बिहेवियर। तो इनका बिहेवियर क्या होगा, इनका बिहेवियर क्या होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में इनका क्या बिहेवियर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन दिस एडिशन कंपाउंड्स कैन बी, या तो ये डबल साल्ट्स होंगे या तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे। अब देखते हैं कि अब डबल साल्ट्स में क्या खास बात है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या खास बात है, तो देखते हैं वो भी। तो अगर मैं अब यहां पे एक प्रॉपर एग्जांपल लूं, इससे पहले तो मैंने जनरल में ए बी सी डी कुछ लिखा था। अब अगर मैं यहां पे एक प्रॉपर एग्जांपल लूं, यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी और डबल साल्ट्स के लिए भी, तो यहां पे आप ले लीजिए KCl, पोटेशियम क्लोराइड, स्टेबल कंपाउंड है, इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लीजिए। तो जब आप इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, चलो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देयर, तो +6 वाटर मॉलिक्यूल्स ये फिर कंबाइन होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पोटेशियम क्लोराइड का स्टेबल कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड का स्टेबल कंपाउंड, और वाटर तो है ही, एक्वस सॉल्यूशन है। तो मुझे मिलेगा KCl MgCl2 एंड 6 times H2O। ये मेरे पास डबल साल्ट है, ये मेरे पास डबल साल्ट है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है अभी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं फिर दूसरा कंपाउंड लूं, तो मैं इसके बाद दिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होगा। अब डबल साल्ट हमें मिला दो सिंपल साल्ट्स को मिक्स करने के बाद, तो मुझे ये डबल साल्ट मिला।
अब मैंने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है, डिसक्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो डबल साल्ट्स होते हैं, डबल साल्ट्स को जब आप वाटर में ऐड करते हो, प्योर वाटर में ऐड करते हो, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल आइंस में। तो जो डबल साल्ट है ना, जब आप इसको पानी में ऐड करोगे इसके चूर चूर हो जाएंगे, मतलब इसमें खाली आयनिक बॉन्डिंग है। जैसे यहां पे K पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, Mg पे 2 पॉजिटिव, हर एक Cl पे नेगेटिव। तो अगर आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो आपको पता है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो ये डिसोसिएट होगा। किस किस में डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव, चलो वो तो लिखा, और वाटर फ्री होगा। मतलब यहां पे सारे के सारे जो आयन्स हैं वो डिसोसिएट हो गए। मतलब ये क्या, ये हमारे पास डबल साल्ट है, तो इसकी एग्जिस्टेंस के स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो डबल साल्ट्स की जो एग्जिस्टेंस होती है वो खाली सॉलिड स्टेट में होती है। एक्वस स्टेट में ये डिसोसिएट होता है सिंपल आयन्स में, तो एग्जिस्टेंस खत्म। तो सॉलिड्स ये जो होते हैं ना, डबल साल्ट्स की जो एग्जिस्टेंस होती है, ये खाली, मतलब अगर आप कह रहे हो मेरे पास डबल साल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में, गलत बात है। आपने बोला मेरे पास डबल साल्ट की क्रिस्टल्स हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट होता है कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म होती है और कंप्लीटली सारे आयंस फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो वाटर में कंप्लीट, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। तो फिर एक और तरीका आप कर सकते हो, देखते हैं क्या ये फ्री आयंस है कि नहीं। अगर आप इस सॉल्यूशन में आप इसके एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस हैं, K पॉजिटिव भी, Cl नेगेटिव भी, Mg2 पॉजिटिव भी। अगर आप इस एक्वस सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, मतलब देखोगे इसमें कौन कौन सा आयन है। जैसे घर में हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है, आपने देखना होता है इसमें मत कोई पॉइजनस कैटाइन है या पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आप टेस्ट करने के लिए भेजते हो। वहां पे वो डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करते हैं, फिर देखते हैं पोटेशियम है कि नहीं, क्लोरीन है कि नहीं, मैग्नीशियम है कि नहीं। अगर आप इस एक्वस सॉल्यूशन की एनालिसिस करोगे, क्या ये पोटेशियम का टेस्ट आएगा? अगर इसमें फ्री पोटेशियम है तो पोटेशियम का पॉजिटिव टेस्ट आएगा। हाँ, इसमें फ्री पोटेशियम है तो ये पोटेशियम का पॉजिटिव टेस्ट देगा। पॉजिटिव मतलब है प्रेजेंट। तो क्या ये Cl नेगेटिव का टेस्ट देगा? कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्लोरीन का नेगेटिव टेस्ट देगा। तो नेगेटिव टेस्ट नहीं, जैसे कभी कभार बोलते हैं ना, आजकल सबको पता है कोविड टेस्ट किया हमने, तो कोविड का पॉजिटिव टेस्ट अगर किसी को आ गया मतलब उसको कोविड है, अगर नेगेटिव है मतलब उसको नहीं है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का के लिए एनालिसिस करूं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करूं, तो क्या K पॉजिटिव फ्री प्रेजेंट है? हाँ, तो मतलब ये पोटेशियम का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, Cl नेगेटिव का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, Mg2 पॉजिटिव का पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो यहां पे जितने भी कैटाइंस एंड आयंस हैं, सबके सब क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे, सबके सब फ्री आयंस। तो यही खास बात है डबल साल्ट्स में। तो डबल साल्ट्स आर दोज एडिशन कंपाउंड्स व्हिच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं फ्री आयंस में, और वहां पे जितने भी आयंस हैं वो सब के सब पॉजिटिव टेस्ट देते हैं ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो अगर मैं यहां पे, चलो मैं यहीं पे बना देता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल। तो ये आपके पास हो गया डबल साल्ट। अब अगर यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक एग्जांपल लूं, उसमें क्या होता है। अब यहां पे फिर से एक कंपाउंड ले लेते हैं। आप ले लीजिए FeCN ट्वाइस फेरोसाइनाइड, Fe2 पॉजिटिव है, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। आप ले लीजिए KCN पोटेशियम साइनाइड ले लीजिए। वैसे इसको यहां पे जो कंपाउंड मैंने बनाना है उसमें 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। चलो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें जरूरत नहीं है, तो हम वाटर यहां पे नहीं लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिजल्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां पे K4FeCN6। वैसे तो सब बच्चों को लग रहा होगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जब भी बनाते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी नहीं पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं, क्या ये एडिशन कंपाउंड है कि नहीं।
तो ये आपके पास फेरसाइनाइड एक स्टेबल कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन है, ये भी स्टेबल कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन है। इन दोनों को मिक्स किया एक रेशो में। अगर यहां पे रेशो देखोगे तो 1:4 मोलर रेशो में हमने इनको लिया। यहां पे कहीं पे 1:3, कहीं पे 2:3, तो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट रेशो, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए एक स्पेसिफिक रेशो लेना होता है। तो यहां पे जो रेशो है दैट्स 1:4। तो मुझे एक कंपाउंड मिला, क्या मैं इसको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कह सकता हूं? हाँ, ये एडिशन कंपाउंड है बिकॉज इट इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेबल कंपाउंड्स। तो ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब इसको भी हम प्योर वाटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ये डिसोसिएट होगा? तो ये जब आप प्योर वाटर में ऐड करोगे, ये पता है किस में डिसोसिएट होगा? ये अलग से डिसोसिएट होगा। तो मैं लिख देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे मिलेगा 4 टाइम्स K पॉजिटिव प्लस FeCN6, ये एक साथ रहेंगे। और अगर इस पे पॉजिटिव है, एक पोटेशियम पे पॉजिटिव है, तो 4 पे 4 पॉजिटिव होगा। एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव होगा, तो इस पे 4 नेगेटिव होगा। तो क्या हो गया यहां पे? सर ये भी तो शायद डिसोसिएट हुआ। हाँ, ये भी डिसोसिएट हुआ, लेकिन कंप्लीटली नहीं, यू कैन से पार्शियली डिसोसिएट हुआ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या सॉलिड स्टेट में इसकी एग्जिस्टेंस है? हाँ, ये सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एक्वस स्टेट में ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है? नहीं, इसका जो मेन पार्ट है ना, ये वाला, ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट है। ये एक्वस सॉल्यूशन में यहां पे जो Fe और साइनाइड के आयन्स हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते। और ये क्यों नहीं डिसोसिएट होते? बिकॉज आगे हम बात करेंगे अभी इस टॉपिक के बाद, यहां Fe और Cn के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एज गुड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स वाटर में डिसोसिएट नहीं होते, आयनिक बॉन्ड्स डिसोसिएट होते हैं। हाँ, जो बाहर होते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये डिसोसिएट होते हैं। तो आगे जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, हम इसको बोलेंगे काउंटर आयन, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, इनको बोलेंगे लिगेंड्स, अभी पढ़ेंगे हम कुछ टाइम के बाद। तो यहां पे ये जो स्पीशीज है ना, इसको हम ओवरऑल बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इनको बोलते हैं काउंटर आयन्स। ये जो है ना, दीज आर counter ions and this is the coordination entity, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या सिंपल वर्ड्स में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज होंगे वो डिसोसिएट नहीं होते। तो यहां पे जो Fe है ये फ्री नहीं है, यहां पे जो साइनाइड है फ्री नहीं, बिकॉज इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। तो फिर से, क्या सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जिस्टेंस है? हाँ, सॉलिड स्टेट में तो दोनों की है, डबल साल्ट्स की भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? नहीं, उसका जो मेन पार्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट्स इंटैक्ट, बिल्कुल वैसे के वैसे। तो इसमें कंप्लीट डिसो, हाँ काउंटर आयन्स फ्री होते हैं, लेकिन मेन पार्ट इसका इंटैक्ट रहता है। तो ये अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन करता है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पे, क्या जब आप इस सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, जब आप इस सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, तो आपको क्या K पॉजिटिव का क्या टेस्ट आएगा? क्या जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, तो जब आप कोई रिएजेंट ऐड करोगे, फिर देखोगे इसमें पोटेशियम, फ्री पोटेशियम है कि नहीं, तो क्या टेस्ट पॉजिटिव आएगा? हाँ, पोटेशियम का टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो फ्री है। और यहां पे आयरन पहले था ना, आयरन Fe2 पॉजिटिव, क्या ये Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा? Fe तो है लेकिन वो फ्री नहीं है। तो पॉजिटिव टेस्ट तब आता है जब वो आयन फ्री स्टेट में, मतलब Fe2 पॉजिटिव फ्री प्रेजेंट होगा, Cn नेगेटिव फ्री प्रेजेंट होगा। यहां पे फ्री प्रेजेंट नहीं है, तो जब फ्री प्रेजेंट नहीं है तो टेस्ट कहां से आएगा? तो यहां पे जो Fe2 पॉजिटिव है इसका नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस सॉल्यूशन में Fe2 पॉजिटिव आयंस फ्री प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद क्या यहां पे Cn नेगेटिव का टेस्ट आएगा? Cn नेगेटिव का भी टेस्ट नहीं आएगा बिकॉज वो भी फ्री नहीं है। अब लेकिन लास्ट में मुझे बोलिए, क्या ये ओवरऑल इसका टेस्ट आएगा? FeCN6 4 नेगेटिव, क्या इसका टेस्ट आएगा? हाँ, इसका ओवरऑल टेस्ट आएगा। किसी पर्टिकुलर रिएजेंट को अगर हम ऐड करेंगे, फिर इसके साथ मिलके अगर वो कोई कलर्ड सब्सटेंस वगैरह बनाता है, तो हाँ, मतलब इसका ओवरऑल टेस्ट आएगा। इसका भी आएगा, K पॉजिटिव फ्री था उसका आएगा, Fe2 पॉजिटिव का अलग से नहीं आएगा, Cn का अलग से नहीं आएगा, लेकिन उसका ओवरऑल एक साथ, मतलब मैं बोलूंगा क्या इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट है? हाँ, तो वी कैन चेक इट इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसका ओवरऑल टेस्ट आएगा, लेकिन फ्री से अलग अलग से टेस्ट्स नहीं देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस।
तो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल साल्ट। लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन है दोनों है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। कैसे बनाते हैं? हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, दो स्टेबल कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं इन सम प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। तो जब आप उनको मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसको इवेपोरेट करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, उसको सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं, फिर वहां से आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं। और वो जो रिजल्टिंग क्रिस्टल्स है, मैंने बोला वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या तो डबल साल्ट्स। अगर वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं होंगे, देन कोऑर्डिनेशन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन अगर आइडेंटिटी को रिटेन नहीं, आइडेंटिटी को लूज करते हैं या कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम उनको बोलते हैं डबल साल्ट्स। तो ये दो पॉइंट्स हमने इनमें याद रखने हैं। तो अगर मैं यहां पे समराइज करके लिख के रख दूं कि इनमें मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट्स क्या है, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप फिर बाद में लिख सकते हो। तो एक तो डबल साल्ट्स है और हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डबल साल्ट्स क्या है? तो क्या सॉलिड स्टेट में वो ये क्या ये एडिशन कंपाउंड्स है? हाँ, ये भी एडिशन कंपाउंड्स है। क्या ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? हाँ, ये सॉलिड स्टेट में, हाँ, दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन मसला क्या है कि ये लूज करते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पे ये रिटेन करते, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड है, क्या यहां पे जो आयंस हैं क्या वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे? हाँ, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। क्या सब के सब जो आयंस हैं क्या वो सिंपल आयंस अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे? हाँ, ऑल सिंपल आयंस गिव पॉजिटिव टेस्ट, सबके सब अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे। कब? ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस, ड्यूरिंग एनालिसिस। चलो क्वालिटेटिव लिख दीजिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में बस देखना होता है कि नहीं, क्वांटिटेटिव में देखना होता है कि कितना है, हमें फिलहाल देखना है कि नहीं, ठीक है। तो ऑल सिंपल आयंस गिव पॉजिटिव टेस्ट ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सब के सब जो आयंस है वो फ्री होंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे। लेकिन यहां पे क्या वो सब के सब देंगे? नहीं। अगर हर बार काउंटर आयंस नहीं होते, अगर काउंटर आयंस है तो ओनली काउंटर आयंस विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट, और वो जो कॉम्प्लेक्स ये ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी उसका ओवरऑल टेस्ट आएगा। लेकिन सारे आयंस, सारे सिंपल आयंस अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। तो ऑल सिंपल आयंस, अगर डिटेल में लिखना चाहते हो, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। तो सबके सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं वो पॉजिटिव टेस्ट सबके सब नहीं देंगे। काउंटर आयंस दे सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो आयंस हैं वो अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। वैसे एक और चीज आप रख सकते हो, डबल साल्ट्स में कौन सी बॉन्डिंग है? वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बॉन्डिंग इज ओनली आयनिक। वहां पे जो आयंस होते हैं ना, ओनली आयनिक, यहां पे ओनली आयनिक बॉन्डिंग है। दैट्स व्हाई एक्वस सॉल्यूशन में वो सबके सब डिसोसिएट होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आयनिक होगी कि कोऑर्डिनेट होगी? कोऑर्डिनेट तो मस्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तो होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तो हमेशा है। आयनिक में और मे नॉट भी, ठीक है। तो आयनिक में और मे नॉट भी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हमेशा होगी। लेकिन आयनिक बॉन्डिंग कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल लिख दूं कहीं पे, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं बीच में कहीं पे, यहां पे ऊपर एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। अगर मैं यहां पे रख दूं K4FeCN6, तो इसमें क्या बॉन्डिंग है? सो अंदर जो आयरन और साइनाइड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पे K पे पॉजिटिव है, इस पे ओवरऑल क्या नेगेटिव, तो जो बाहर जो आयंस होते हैं ना वो आयनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो बाहर से, दैट्स आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स रख दूं, जैसे यहाँ पे FeCO5, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, FeCO5, तो बाहर से तो काउंटर आयन है ही नहीं, तो जब काउंटर आयन है ही नहीं तो आयनिक बॉन्डिंग है ही नहीं, तो इसमें खाली CO और आयरन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो डबल साल्ट्स में बॉन्डिंग
ओनली आयनिक है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस आर अट्रैक्टेड बाय आयनिक बॉन्ड्स, लेकिन यहां पे तो आयनिक हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे वहां पे अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर मेटल और लिगेंड्स के बीच में। चलो ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक टॉपिक यहां पे हो गया। होपफुली ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इवन क्या सिमिलैरिटी भी है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो मेनली है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अब लेकिन हमारे यूनिट का नाम क्या? हमारे यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका ये मतलब हो गया हमें डबल साल्ट्स नहीं पढ़ने होंगे। हाँ ऑफ कोर्स डबल साल्ट्स नहीं पढ़ने, तो हमें क्या पढ़ने होंगे? हमें पढ़ने होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही पढ़ लेंगे, लेकिन बस आप याद रखिए, मे बी हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट डबल साल्ट्स में लिख के रख देता हूं, आप उनकी फॉर्मूला याद रखिए तो काम आएंगे। इवन आप इवन टाइट्रेशंस जब आप पढ़ते हो, रिडॉक्स टाइट्रेशंस वगैरह, उनमें भी वो डबल साल्ट्स काम आते हैं। तो लेकिन यहां पे मैं 2-3 इंपॉर्टेंट डबल साल्ट्स रख देता हूं, उनका फॉर्मूला याद रखिए, वो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में वो काम आएगा। एक है कार्नलाइट, एक है डबल साल्ट का नाम है कार्नलाइट। तो कार्नलाइट की फॉर्मूला क्या है? KCl MgCl2 6 times H2, ये कार्नलाइट है। तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये डबल साल्ट है। उसके बाद सेकंड मोर साल्ट, अक्सर इस पे क्वेश्चंस होते हैं मोर साल्ट पे। फेरस अमोनियम सल्फेट केमिकली इसको बोलते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट का साल्ट। NH4 फेरस अमोनियम सल्फेट। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4, इसमें भी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। एक और है लास्ट पे जो आप याद रखोगे यहां पे, दैट्स पोटैश एलम, एलम्स जो होते हैं हम घर पे भी यूज करते हैं इनको। तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें लेकिन 24 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो कार्नलाइट ये है, ये इस कार्नलाइट की फॉर्मूला है, ये मोहर साल्ट की फॉर्मूला है, ये पोटेशियम की फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूलाज बस याद रखिए और इनको आगे हमने कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में यूज करना होगा। तो अगर साथ साथ यहाँ पे देखें क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा? हाँ, डबल साल्ट्स है ना, तीनों डबल साल्ट्स हैं, और तीनों डबल साल्ट्स को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। तो ये किस किस का पॉजिटिव टेस्ट देगा? K पॉजिटिव का, Cl नेगेटिव का, Mg2 पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का तो हो गया। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव का, SO4 2 नेगेटिव का सॉरी, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव का, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव का, यहाँ पे K पॉजिटिव का, SO4 2 नेगेटिव का, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का और SO4 2 नेगेटिव का। तो मतलब ये कंप्लीटली ये चूर चूर हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इनको ऐड करोगे। तो ठीक है, यहां तक बात की हमने डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो अब हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अब हमने क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में जो मैंने सिलेबस ब्रेकअप दिया इसका, मैंने बोला पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स के बाद हम फिर IUPAC नोमेनक्लेचर। लेकिन बेसिक्स में मैंने बोला पहले डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस, अब टर्मिनोलॉजी। तो व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्वड in कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे मैंने 1-2 अभी यूज किए, मैं उनको डिटेल में बोलूंगा। सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, काउंटराइंस, ठीक है ना। इसी तरह फिर आगे आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो आगे आएगा। फिलहाल अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दूं, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उसी में हम सब चीजें करेंगे। अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो या कोऑर्डिनेशन
एंटिटी को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप कैसे करते हो? तो मेटल तो होगा ही, उसके साथ लिगेंड्स भी होंगे, कुछ होंगे, क्या नंबर होगा डिपेंड करता है, और बाहर से काउंटर आयन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर आप काउंटर आयन्स निकालोगे तो चार्ज आएगा, चलो x प्लस माइनस, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अब इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या क्या मिलेगा? जैसे मैंने यहां पे मेटल रखा, तो इसको आप यहां पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम बोलोगे सेंट्रल एटम शॉर्ट में, या सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल मेटल आयन। चलो मैं लिखूंगा यहां पे सेंट्रल मेटल ही होगा, सेंट्रल मेटल एटम, या कभी कभार आयन भी हो सकता है। अब कब एटम बोलेंगे, कब आयन बोलेंगे, तो अगर बाद में हम ऑक्सीडेशन स्टेट सीखेंगे कैसे यहां पे निकालते हैं, आपको आता होगा सिंपल कंपाउंड्स का, मैं सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कैसे निकालते हैं। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, मतलब न्यूट्रल स्टेट है, तब इसका बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस या माइनस आएगी, अगर इसकी +1 +2 -1 -2 आएगी, तब हम आयन बोलेंगे। तो ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। और एल क्या है यहां पे? सर एल यहां पे लिगेंड है, ठीक है, इलिगेंट है। और व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स, एन इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स। और अगर आपने काउंटर आयन्स को नहीं दिखाया है तो काउंटर आयन्स हटा के इस पे फिर चार्ज रखते हैं हम, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन आयन है, तो कितना चार्ज होगा डिपेंड करिए, 0 भी हो सकता है, अगर न्यूट्रल है तो 0, लेकिन अगर कुछ है काउंटर आयन्स निकाल के तो x इज द चार्ज, उस पे कितना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे टोटल पे चार्ज कितना है। तो फिर से तो मैं कह रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम है, इलिगेंट है। अब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स में खास क्या है, मतलब आप ये सेंट्रल मेटल एटम में खास क्या है, हमने क्या याद रखना है? जैसे मैंने इससे पहले भी बोला है, आपको पहले से ही पता होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबको पता है। अगर मैं यहां पे रख दूं एटम ए और यहां पे रख दूं एटम बी, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो रिजल्टिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो दैट्स अ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इनके बीच में मैंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, लेकिन उस कोवैलेंट बॉन्ड के लिए अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए, अगर वो दोनों एक ही एटम दे देता, मान लो वो यहां इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, लेकिन उस कोवैलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे वो एक ही एटम दे रहा है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय बी, तो क्या आएगा यहां पे ए और बी के बीच में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए? बी ने दिए, तो नाउ इट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बनने के बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ऐसे हम दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे। तो यहां पे जो बी है इसको आप क्या बोलते हो? इसको हम बोलते हैं डोनर एटम, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और यहां पे एक्सेप्टर, सो दिस वन इज एन एक्सेप्टर एटम। तो ये डोनर एटम है और ये एक्सेप्टर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और ए ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और बीच में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम पे, जो डोनर एटम पे, उस पे एक मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जरूरी है, और जो एक्सेप्टर है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसके वैलेंस शेल में एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में विच इज द एक्सेप्टर और विच इज द डोनर। तो यहां पे जो मेटल है ना, तो मेटल्स यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। तो जो मैंने लिखा ना यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, आपने वो लिविस एसिड लिविस बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, विल इट एक्ट एज ए लिविस एसिड और लिविस बेस? तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो इट विल एक्ट एज ए लिविस एसिड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बोला ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये क्या करेगा? एक्ट एज लिविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन से कब एक्सेप्ट करेगा? जैसे मैंने अभी बोला, एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है
कि इसके वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल्स नॉर्मली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द लिगेंड्स। तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो मेटल्स बनाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, बिकॉज उनके वैलेंस शेल्स में वैकेंट, उनके वैलेंस शेल्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। कहां से? लिगेंड से। सो इस यूनिट में जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, हम मेनली ट्रांजिशन मेटल्स के, मेनली जो ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बनाते हैं, और हमने उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यहाँ पे स्टडी करना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल, एंड दे एक्ट एज लेविस एसिड बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या बचा सर? लिगेंड। तो मैंने क्या बोला यहां पे, ये लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सर ये तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो लिगेंड जो होते हैं ना, लिगेंड जो होते हैं वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मिनिमम एक से ज्यादा करेगा अच्छी बात है। तो रिक्वायरमेंट क्या? अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उस पे मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। एक से ज्यादा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उस पे एक लोन पेयर होना चाहिए। तो लिगेंड्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, और मिनिमम उस पे एक लोन पेयर होना चाहिए। और वो क्या एक्ट करेगा एज लिविस एसिड और लिविस बेस, लिविस बेस। ठीक है ना? तो ये बॉन्डिंग कैसे होगी? अगर मैं सिंपल यहां पे मेटल रख दूं, यहां पे एक लिगेंड रख दो, ठीक है ना, तो बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कहां से कहां बनाना है? यहां से बनाऊं कि वहां से? ऐसे बनाना है। तो लिगेंड डोनर है और मेटल एक्सेप्टर है। तो बेसिकली एक और तरीका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोलने का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम सिंपल बोल सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविस एसिड एंड लिविस बेस। तो मेटल विल एक्ट एज अ लिविस एसिड और लिगेंड्स विल एक्ट एज लिविस बेस। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लिविस एसिड और लिगेंड्स, लिविस बेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविस एसिड्स एंड लिविस बेसिस। ठीक है ना? तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड्स। और कितने होंगे वो डिपेंड करेगा, कहीं पे 2 होंगे, कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 6 होंगे। और अगर काउंटर आयन है, अगर काउंटर आयन हमने निकाला है तो इस पे कुछ चार्ज भी आएगा। और ये जो स्पीशीज है यहां पे, तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम भी, लिगेंड भी। और अब अगर यहां पे मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल रख दूं, जैसे मैंने भी स्टार्ट में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया था K4 FeCN6, जो मैंने स्टार्ट में बनाया था। तो मैंने अगर नॉमेनक्लेचर देना है, कुछ एडिशनल टर्म्स भी और नॉमेन, तो ये क्या है? आयरन क्या सर? ये है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है सर। साइनाइड क्या है? साइनाइड है लिगेंड। ठीक है, वो तो लिगेंड हो गया। और के क्या है? काउंटर आयन है। कितने हैं? 4। ये काउंटर आयन है। ठीक है, तो पोटेशियम इज द काउंटर आयन, आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, CN इज द लिगेंड। ठीक है, ये तो किया हो गया, अभी तक हमने किया यहां पे। फिर ये जो है ना, यहां से यहां तक, अभी इससे पहले मैंने एक जगह यूज किया था सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को एक साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज है, सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद द लिगेंड्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या कभी कभार इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो है ना स्पीशीज FeCN6, ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो इज इट आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल? यहां पे जो स्पीशीज है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्वा सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो इट इज नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल। सो क्या है? FeCN6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इसको आप बोलते हो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बी। फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बी। तो अंदर जो होता है ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है, विच इज नॉन आयोनाइजेबल पोर्शन, इसको फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हो।
अब जरा ये बोलिए यहां से क्या ये सर, ये है ना के पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं सर, काउंटर आयन तो आपने बोला। इसको आप आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेबल है कि नॉन आयोनाइजेबल, काउंटर आयन तो बोला। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में इसको ऐड करोगे ये सेपरेट होगा कि नहीं, हाँ सर ये सेपरेट होगा। तो ये आयोनाइजेबल है कि नॉन आयोनाइजेबल, सर ये नॉन आयोनाइजेबल है। चलो यहीं पे लिख देते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल है, सॉरी नॉन आयोनाइजेबल नहीं, आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल, ये डिसोसिएट होगा। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर भी, आयोनाइजेशन स्फीयर भी, ठीक है। आयोन, इसको क्या बोलते हैं, नॉन, मतलब इट इज नॉन आयोनाइजेबल, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बाहर से जो होता है ना इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर भी, और इसको हम बोलते हैं सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी, सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मे भी कहीं पे आप किसी बुक वगैरह में देखते हो, फिर आपको लगता है कि फर्स्ट स्फीयर किसको बोलते हैं, सेकंड, तो फर्स्ट स्फीयर नहीं, ये पहले है तो इसको फर्स्ट बोलेंगे, नहीं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है क्या क्या नाम है इसका, सर इसको तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलेंगे, ठीक, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलेंगे, ठीक, नॉन आयोनाइजेबल पोर्शन भी बोलेंगे, और फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको काउंटर आयन भी बोलेंगे, ठीक, और आयोनाइजेबल स्फीयर भी बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी। तो ये कुछ, और यहाँ पे लिगेंड्स कितने 6, काउंटर आयन्स कितने 4। चलो एक और चीज कर लेते हैं, कुछ बच्चों को चार्ज वगैरह लिखना मत ना आता है, जरा ये हटाइए जो मैंने सिखाया था अभी, जरा ये के 4 पोटेशियम आयन्स को हटाइए, अगर ना वाटर में ऐड करोगे के पॉजिटिव, 4 टाइम्स के पॉजिटिव आएगा। फिर जो रिजल्टिंग स्पीशीज बचेगी तो क्या बचेगी, FeCN6, जरा उस पर चार्ज क्या आएगा, न्यूट्रल बनाना है तो अगर आपने पॉजिटिव हटाया तो 4 पोटेशियम पे 4 पॉजिटिव होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इस पे 4 नेगेटिव होगा, ठीक है। कुछ समझ आया, कुछ नाम वाम रहेगा याद कि नहीं, अगर इतने नाम नहीं रहते याद, बस एक एक रख दो याद, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको काउंटर आयन, एक नाम चलेगा काफी है, इतने सब लिखने की जरूरत क्या है। मे भी अगर आप वहीं पे लिख के रखोगे नोटबुक वोटबुक पे, लेकिन याद एक रखिए काफी है। चलो मैं एक और एग्जांपल रख देता हूं, फिर मैं पूछता हूं, देखता हूं मैं आपको कितना याद रहा, क्योंकि आप तो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, मैं देखता हूं कि कौन वो ना वापस वीडियो करने के बगैर नॉमेनक्लेचर बोल सकता है। मैं यहां पे रख देता हूं Fe, यहां पे मैं रख देता हूं NH36 और यहां से Cl2। पहला सवाल, सिंपल सा सवाल, ये क्या लग रहा है आपको, ये डबल साल्ट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आयरन क्या है सर, ये सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, ठीक है, हो गया। ये NH3 क्या है, NH3 लिगेंड है, कितने लिगेंड्स हैं 6। ये क्या Cl क्या है सर, ये काउंटर आयन है, ठीक है। जरा इसका क्या बोलिए फिर से नाम, इसका ओवरऑल यहां से यहां तक कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बस एक रखेंगे फिलहाल याद, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहां पे क्या है, ये काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है। और अगर आप ऐसे बोलोगे, वो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स यूज करोगे, तो इसको आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी, नॉन आयोनाइजेबल पोर्शन भी, काउंटर आयन्स, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन पोर्शन, और अगर आप इनको हटाओगे, जरा सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी बोलेंगे। जरा अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा FeNH36 और +2 Cl नेगेटिव तो मिलेगा ही, 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे अलग से, तो 2 Cl नेगेटिव निकलने के बाद वहां पे इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या बचेगा, 2 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। चलो तो ये कुछ 2-3 टर्म्स हमने देखी, यहाँ पे मैंने बोला कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो अब हमने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है वही सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करे, लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करे, फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या, काउंटर आयन्स क्या। अब यहाँ पे हम अब डिटेल में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिगेंड्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर कुछ एडिशनल टर्म्स आएगी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, वो बाद में, लेकिन पहले हम लिगेंड्स की बात थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। लिगेंड मैंने बोला जिसपे मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, तो लिगेंड विल एक्ट एज ए लिविस बेस, तो ये हो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन। तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, classification of
लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? तो मैंने लिगेंड हो गया आप जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है? जैसे क्लास में क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है ना, अलग अलग से फर्स्ट सेमेस्टर के अलग, सेकंड सेमेस्टर के अलग, फोर्थ सेमेस्टर के अलग, 11th के अलग, 12th के अलग। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन लिगेंड की, हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस करेंगे। एक क्लासिफिकेशन हम करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। एक करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब ये तो सिंपल है, ये कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्या होता है अभी बात करेंगे। एक होता है डेंसिटी, एक और वर्ड होता है हेप्टिसिटी, दोनों टर्म्स देखेंगे आगे। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये है डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, on the basis of interaction between the metal and the ligands। मैं कह रहा हूं एक क्लासिफिकेशन चार्ज, तो अभी आएगा ना कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, वो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, जैसे क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो थर्ड क्लासिफिकेशन है। उसमें वो पाई एसिड लिगेंड्स आएंगे, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स, तो वो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड्स को कैसे क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे हमने उनको करना है। तो क्या क्या आएंगे चार्ज के बेसिस के हिसाब से? नेगेटिवली भी आएंगे, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स भी आएंगे और न्यूट्रल भी आएंगे। चलो अगर मैं पहले न्यूट्रल लिगेंड्स रखूं यहां पे, न्यूट्रल लिगेंड्स सॉरी, न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब चार्ज वार्ज कुछ है ही नहीं, लेकिन लिगेंड क्या होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। क्या NH3 लिगेंड एक्ट करेगा? क्या NH3 एक्ट लिगेंड करेगा? तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो हाँ NH3 कैन एक्ट एज ए लिगेंड बिकॉज नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, या अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है। ठीक। क्या वाटर H2O एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड? इसमें एक के बदले वैसे 2 है, मुझे शायद दोनों नहीं देने, शायद एक देना है, वो देखेंगे आगे। क्या ये एक सेंट्रल मेटल एटम को दोनों दे सकता है कि नहीं? ये एक सेंट्रल मेटल एटम को एक ही दे सकता है, हाँ शायद 2 डिफरेंट मेटल्स को अपने दोनों लोन पेयर्स दे सकता है, वो हम डिटेल में डेंसिटी में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पे एक होना चाहिए, मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो इस पे तो 2 है माशाल्लाह। चलो एक और रख देते हैं, मैं एक और एग्जांपल रख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो क्या लिगेंड है? सर होगा शायद। फिर इसमें भी डिस्कस करना है कि लोन पेयर कार्बन पे है कि ऑक्सीजन पे कि दोनों पे, तो शायद दोनों पे है। और दोनों में से ये कहां से डोनेट करेगा? ये कार्बन से डोनेट करेगा कि ऑक्सीजन, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल लोन पेयर है, हाँ। क्या एक्ट करेगा एज ए लिगेंड? हाँ ये भी करेगा लिगेंड। तो ये सिंपल 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने रखी न्यूट्रल लिगेंड्स के। तो अगर मैं अब एनायनिक लिगेंड्स रखूं, एनायनिक लिगेंड्स, तो एनायनिक लिगेंड सिंपल है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो Cl नेगेटिव रख देते हैं। कितने लोन पेयर्स है? एक के बदले 3 लोन पेयर्स हैं। हाँ जरा OH नेगेटिव रख देते हैं। ठीक है, क्या लिगेंड एक्ट करेगा? हाँ। जरा एक और रख देते हैं, चलो Br नेगेटिव रख दो। ठीक है, ये लिगेंड करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे चलो मैंने सिंपल 3 एग्जांपल्स रखी एनायनिक लिगेंड्स की, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स, इससे पहले कि मैं कैटायनिक लिगेंड्स पे जाऊं, मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स रख देता हूँ जिनमें आप मुझे बोलोगे कि क्या वो एक्ट करेंगे एज लिगेंड कि नहीं। क्या CH4 एक्ट करेगा एज लिगेंड कि नहीं?
तो कार्बन के वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स को बनाया। तो अगर 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स को बनाया तो क्या इसके वैलेंस शेल में क्या कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है? तो वैलेंस शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहां डोनेट करेगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। जब नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर नहीं है, तो जब लोन पेयर नहीं है तो ये लिगेंड एक्ट नहीं करेगा, तो CH4 कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट, क्या H नेगेटिव एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड? चलो, हाइड्रोजन में अक्सर हम हाइड्रोजन को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। या तो आप H नेगेटिव लिखिए, या तो आप H न्यूट्रल लिखिए, या तो आप H पॉजिटिव लिखिए। इनमें से कौन एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड? तो क्या H नेगेटिव एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस पे। तो क्या ये अपना लोन पेयर दे सकता? हाँ, 100 एग्जाम्पल्स आ जाएंगी जहां पे हाइड्रोजन विल एक्ट एज ए लिगेंड। हाइड्राइड आयन बोलते हैं हम इसको। हाँ, तो इट विल एक्ट एज ए लिगेंड। तो जरा पहले 3rd एग्जाम्पल पे जाइए, क्या ये एक्ट करेगा एज ए लिगेंड? कुछ बोलेंगे हाँ, अभी तो आपने कैटायनिक लिगेंड्स भी बोला। नहीं, कैटायनिक लिगेंड्स बोला मैंने, लेकिन उस पे लोन पेयर होना चाहिए। इस पे कितने लोन पेयर है? लोन पेयर छोड़ो, इस पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये प्रोटॉन है, इसमें एक भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से डोनेट करेगा? कभी नहीं। इट कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। क्या ये एक्ट करेगा एज ए लिगेंड? इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। क्या ये दे सकता है? 1 दे सकता है, बट व्हाट इज ए लिगेंड व्हिच कैन डोनेट इट्स मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बना सकता है? तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी कभार सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए लिगेंड और कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। तो लिगेंड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उनके किसी भी एटम पे एक लोन पेयर होना चाहिए। यहां पे इन पे नहीं था, इन पे भी लोन पेयर नहीं है, तो ये एक्ट करेगा लिगेंड, और बाकी जो एग्जांपल्स मैंने रखी ये एक्ट एज लिगेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हो गया न्यूट्रल लिगेंड्स, उनमें लोन पेयर होना चाहिए। एनायनिक लिगेंड्स वो तो करेंगे ही। अब 3rd एग्जांपल है कैटायनिक लिगेंड्स। अब कैटायनिक लिगेंड्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होने की कम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कैटायनिक लिगेंड्स होते ही नहीं। जैसे मैं अगर यहां पे रख दूं NH2, यहां पे NH2, ऑर्गेनिक में देखा होगा हाइड्राजीन, तो कैन इट एक्ट एज ए लिगेंड? हाँ, लिगेंड तो एक्ट करेगा, बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो इनफैक्ट 2 डोनर एटम्स है इसमें, ये भी है ये भी है, तो ये तो कर सकता है। हाँ, ये लेकिन सॉरी, तो ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड एक्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें प्रोटोनेशन करूं, तो यहां पे अगर मैं रख दूं NH3 पॉजिटिव, इससे पहले नाम क्या था? हाइड्रोजीन, तो अब इसका नाम आएगा हाइड्रोजीनियम आयन। मैं अभी नॉमेनक्लेचर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, बेसिक्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैं नाम दूंगा लिगेंड्स का पहले, जो हम यूज करेंगे। तब तक अगर हमें नॉमेनक्लेचर नहीं आता कोई बात नहीं, हाँ, जो बीच बीच में मुझे लगे कोई इंपॉर्टेंट है उसका मैं दे देता हूं। अदरवाइज फिलहाल लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में कर लेंगे। फिलहाल खाली स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे दीजिए। तो मैंने अब इस पे प्रोटोनेशन किया, तो इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। कैन इट एक्ट एज ए लिगेंड? सर ये तो नहीं करेगा। हाँ, ये नहीं कर, मैं नहीं पूछ रहा हूं ये करेगा, मैं पूछ रहा हूं ये लिगेंड करेगा कि नहीं। हाँ करेगा, बिकॉज इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो इट कैन एक्ट एज ए लिगेंड। तो हाँ, लिगेंड करेगा। तो पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड्स में हमें पहले लगता है पॉजिटिव, वो कहां करेंगे? उन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड्स में अगर किसी एटम पे पॉजिटिव है, तो कहीं से कोई दूसरा एटम है जिसपे लोन पेयर है, तो वहां से वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड्स भी होते हैं जिनके किसी एटम पे कहीं से लोन पेयर होगा। चलो मैं एक दो एग्जांपल्स और रख देता हूं। जैसे यहां पे, चलो मैं फिर से लिख देता हूं इसको, NH3 पॉजिटिव, एक हो गया ये। आपके पास है NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन, इंटरमीडिएट इन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NO2 पॉजिटिव। ठीक है ना? तो क्या ये लिगेंड एक्ट करेगा? हाँ, दीज कैन एक्ट एज लिगेंड्स। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। बेंजीन में जब नाइट्रेशन वगैरह करते हो, तो इसमें अगर नाइट्रोजन पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर अपना बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। चलो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो मतलब कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं। तो ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन होगी लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मैंने बोला एनायनिक,
कैटायनिक एंड न्यूट्रल। लेकिन कैटायनिक लिगेंड्स की प्रोबेबिलिटी कम, ये ज्यादातर नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड केसेस में होते हैं, ज्यादातर की ये होता है। तो ये बीच में हमने डिस्कस करना है। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन इंपॉर्टेंट लिगेंड है कैटायनिक लिगेंड्स में, जो अक्सर आयरन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्लासिफिकेशन होगी लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। द सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो क्या होता है डेंटिस्टी, दांतों के साथ कुछ काम वाम नहीं है इसमें। डेंटिस्टी, तो व्हाट इज डेंटिस्टी बेसिकली? डेंटिस्टी, तो डेंटिस्टी का मतलब हो गया नंबर ऑफ डोनर एटम्स which can coordinate with a particular central metal atom or ion। ये डेंटिस्टी है। तो एक लिगेंड में डोनर एटम्स कितने, नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर मेटल, एक मेटल के साथ। तो हमारे पास मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो उनमें एक डोनर एटम होगा जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता होगा। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटा, हेक्सा। तो एक लिगेंड की डेंसिटी का मतलब है उसमें कितने डोनर एटम, बस इतना नहीं। अगर मैं बस बोलूं नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये गलत है। और मैं खाली बोलूं नंबर ऑफ डोनर एटम्स, तो हो सकता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स 5 होंगे, लेकिन 5 में से एट अ टाइम 2 ही बॉन्ड्स एट अ टाइम किसी मेटल के साथ ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन वहां पे कुछ ऐसी है कि 5 के 5 नहीं बना रहे, 2 ही बना रहे, देन इट्स डेंसिटी इज 2। सो इट्स द नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो खाली ये नहीं कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से अभी डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं बना पाते, लेकिन कितने बनाएंगे, दैट इज द डेंसिटी। तो कितने, या सिंपल वर्ड्स में एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। डेंसिटी का मतलब हो गया कि आपका जो लिगेंड है तो वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। अगर एक बना रहा है तो मोनोडेंटेट, 2 बना रहा है तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोलोगे डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ coordinate bonds formed by the ligand with the central metal atom। अब इनमें हम एक कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिखाएंगे यहाँ पे। मोनोडेंटेट, ज्यादातर जो हमारे सिलेबस में है वो है मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, और हेक्साडेंटेट में वो एक आएगा इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टेट EDTA, वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। चलो, तो पहले अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं यहां पे मोनोडेंटेट लिगेंड्स की, तो यहां पे फर्स्ट आएगा मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या हो गया, जिनकी डेंसिटी 1 है। तो डेंसिटी 1 क्या हो गया, जिनमें एक डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, या सिंपल वर्ड्स में जिसने मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो कौन कौन सी एग्जांपल है, मैं रख देता हूं यहां पे NH3, यहां पे Cl, यहां पे Cl नेगेटिव, यहां पे OH नेगेटिव, काफी है। तो विच इज द डोनर एटम हियर, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहां पे कौन, Cl नेगेटिव, तो Cl ही बनाएगा। यहां पे H नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, O। लेकिन मैं अगर यहां पे अब 1-2 एग्जांपल्स और रखूं, एक में रख देता हूं H2O और एक में रख देता हूं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। वो 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो कुछ बच्चों को क्या लग रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है सर यहां पे ना HOH, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स हैं, 2, तो सर इट इज डेंसिटी इज 2। क्यों, कुछ बच्चों को लग रहा है कि वाटर जो है यहां पे इसकी डेंसिटी 2 है, क्यों, 2 लोन पेयर है। तो पहले मैंने अभी बोला, अगर आप जो मैंने स्टेटमेंट लिखा डेंसिटी, मैंने लिखा नंबर ऑफ डोनर एटम्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल, मैंने नहीं लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो आपको लगेगा सर 2 लोन पेयर है। चलो फिर आप बोलोगे, आपने बोला ना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो चलो मैं यहाँ पे आयरन रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आयरन मेटल रख देता हूँ। चलो मान लो 1 लोन पेयर दिया इसने इसको,
क्या दूसरा लोन पेयर इसको देगा? दूसरा का मतलब चलो मान लो लोन, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एज गुड एज अ सिग्मा बॉन्ड, तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड कहां बना सकता है? आयरन के साथ ही। मतलब इसका ये हो गया कि वाटर के ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर है, वो दोनों लोन पेयर अपने एक ही मेटल को ये नहीं दे सकता। तो ये एक मेटल को अपना एक ही लोन पेयर दे सकता है, मतलब इसकी डेंसिटी 1 है। तो ये एक जो मैंने लिखा नंबर ऑफ, मतलब अगर आप ऐसे भी बोलोगे एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है एक मेटल के साथ। लेकिन फिर आप बोलोगे क्या ये हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? ये मतलब ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं बना सकता? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। हाँ, कब? दिखाता हूं मैं यहाँ पे HOH। हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब पॉलीन्यूक्लियर हो गया जिसमें एक से ज्यादा मेटल एटम्स होंगे। मान लो यहां पे मेरे पास है आयरन, इसके साथ है NH3 रख दो। यहां से है निकल, इसके साथ भी रख दो ऐसे NH3 मानो। तो मतलब ये एक बड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स है, मैं यहां पे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कुछ, लेकिन इसमें एक मेटल नहीं, इसमें निकल भी है और आयरन भी है। सो यू कैन कॉल इट एज अ बाई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ना लोन पेयर, क्या इसको दे सकता है? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? हाँ, बनाया ना उसने। इस पे अभी एक लोन पेयर और है ना, क्या ये इसको दे सकता? नहीं, इसको नहीं दे सकता। इसको दे सकता? हाँ, इसको दे सकता है। तो ये इसको अपना एक लोन पेयर देगा, दूसरा लोन पेयर निकल को देगा। तो अब इसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए? दो। फिर आप बोलोगे ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो डेंसिटी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सिंगल मेटल एटम। तो इसकी डेंट ऐसे लग रहा है 2 है, लेकिन यहां पे दो मेटल्स के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी डेंसिटी 2 नहीं है, इसकी डेंसिटी 1 है। तो एक मेटल के साथ क्या बना रहा है? तो ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं ना, इनको हमने पढ़ने, इनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो ऐसे ब्रिज बनाते हैं दो मेटल्स के बीच में, है ना, ब्रिजिंग लिगेंड्स बनाते हैं। तो मतलब छोड़िए ब्रिजिंग लिगेंड्स बाद में। तो H2O में ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? 2, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट। सर 2 लोन पेयर है, लेकिन एक मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये मोनोडेंटेट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है दैट इज NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। कितने डोनर एटम्स हैं? सर इसमें 2 डोनर एटम्स हैं। कौन कौन से डोनर एटम्स हैं सर? नाइट्रोजन है ना, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन लोन पेयर है सर, ये अपना लोन पेयर भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। मान लो यहां पे मेटल रख दो, तो जब आप ये भी बनाएगा उसी मेटल के साथ ये भी, तो यू विल गेट अ 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इसको हम अभी ना आगे भी जब बाइडेंटेट पढ़ेंगे, आगे टॉपिक हमने पढ़ना है किलेशन, किलेट इफेक्ट, या कुछ लोग चिलेशन या चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि 3 मेंबर्ड रिंग्स नहीं बनती है, हम अभी उसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट ऑफ 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 6 मेंबर्ड के बदले 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। अभी हम उस पे जाएंगे, थोड़ा सा कुछ मिनट वेट कीजिए, उस पे जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या लग रहा था इसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं? 2। तो लग रहा था, ऐसे बासान लग रहा था कि इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। इवन इफ कि इसमें 2 डोनर एटम है, ये दोनों एक ही मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये दोनों में से एक बनाएगा। एक बनाए, चलो मान लो इसने बनाया, लेकिन दोनों नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे दोनों? क्योंकि जब ये दोनों एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो विल गेट अ 3 मेंबर्ड रिंग। तो 3 मेंबर्ड रिंग्स हाईली स्ट्रेन्ड होती है, बहुत अनस्टेबल होती है, तो इसलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट नहीं करेगा। तो ये भी मोनोडेंटेट, वो भी मोनोडेंटेट। तो फिलहाल आप कम एग्जांपल्स देख लीजिए ना। हमने केमिस्ट्री में जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं उनको बोर्ड पे रिपोर्ट नहीं करना है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद मोनोडेंटेट के बाद अब हम आ जाएंगे बाइडेंटेट पे। बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो व्हाट आर बाइडेंटेट लिगेंड्स? जिनमें 2 दांत होंगे, वही नहीं, जिनमें 2 डोनर एटम्स होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जिनकी डेंसिटी 2 होगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पे देख लेते हैं। मैं अगर यहां पे रख दूं CH2, यहां पे NH2, यहां पे चलो NH2 थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, NH2, तो नाम क्या इसका? अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी दे सकते हो। अब माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चे हो, अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर दोगे, 2 कार्बन से पैरेंट चेन में, इसका नाम आएगा ETHANE, ईथेन 1,2
डाइएमाइन, इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे लेकिन हम कॉमन नॉमेनक्लेचर भी यूज करते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर इसका हम लिखते हैं इथाइलिन डाइएमीन एमाइन, बोलिए आपकी मर्जी। चलो, तो इट इज इथाइलिन डाइएमाइन और ईथेन 1,2 डाइएमाइन। व्हाट्स इट इज डेंसिटी, कितने डोनर एटम है? कार्बन तो डोनर एटम नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो डोनर एटम नाइट्रोजन, उस पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। तो क्या ये दोनों सॉरी तो क्या इस पे ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स है, क्या ये दोनों नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे? अभी हमने अभी जो दिखाया था ना NH2 वो नहीं बना रहे थे, बिकॉज हमें वहां पे बन रही थी 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग्स नहीं बनानी है, बाकी बना सकते हो 4, 5, 6, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे 5 मेंबर्ड होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर 3 बन रही है तब नहीं बनाना है, अगर 4, 5, 6 तब बनाने हैं। तो 4 भी लिमिटेड केसेस में, लेकिन ज्यादातर 5 और 6। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कोई मेटल रख दो, ठीक है मेटल रख देते हैं। ये अपना लोन पेयर देगा, ये अपना लोन पेयर देगा, ठीक है। तो क्या बनाया? 2 बॉन्ड्स बनाया। तो रिंग देख लीजिए, जो रिंग आपको बन रही है उसमें कितने, एक मेटल को भी काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर्ड रिंग। तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम किलेशन बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं इसको। तो मतलब फिलहाल वो नहीं, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्या है? ये बाइडेंटेट लिगेंड। ये आपने दोनों डोनर एटम्स को सेंट्रल मेटल एटम के साथ यूज कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। एक ही मेटल के साथ दोनों यूज कर सकता है, तो नाम है इसका इथाइलिन डाइएमाइन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम इसको EN फॉर्म में लिखते हैं। इसको फिलहाल याद रखिए, बाकी मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं रखा, यहाँ पे मैं 1-2 रख देता हूँ, उनको याद रखिए। तो इथाइलिन डाइएमाइन है EN। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं ना कहीं पे EN, तो समझ लीजिए ये है वहां पे। एक और है यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव। ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड का एनाइन है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कैसे लिखते हैं? ऑक्सैलिक एसिड लिखते हैं COH, यहाँ से भी क्या COH, ऑक्सैलिक एसिड। ईथेन 1,2 डाइओइक एसिड, तो दोनों H निकालिए, वही बनेगा CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का एनाइन है। तो इसका जब हम नॉमेनक्लेचर देंगे, अभी तक मैंने किसी का नहीं दिया, 2-3 में यहाँ पे दे देता हूँ, उनका रखिए याद। इसको जब आप नॉमेनक्लेचर दोगे ना, इसको देते हैं ऑक्सलेटो, नाम आता है ऑक्सलेटो। शॉर्टकट में इसको हम OX लिखते हैं, लेकिन चार्ज इस पे 2 नेगेटिव है। इसमें जो डोनर एटम्स है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। इसमें जो डोनर एटम्स थे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है EN, इसको लिखते हैं OX, OX 2 नेगेटिव है इस पे, तो नाम है इसका ऑक्सलेटो। अब देखना है कि क्या व्हाट्स इट इज डेंसिटी। इसकी डेंसिटी है 2। एक तो ये बनाएगा, दूसरा ये बनाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, शायद जो ये देख रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा। अब कुछ लाइव इंटरेक्शन होती है, आप उसी टाइम पूछते हैं। मे बी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, हम लाइव इंटरेक्शन क्लास कर लेंगे, उस पर वो डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर इसमें गलत है, आपने कुछ पार्शियलिटी की। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O, यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन एटम्स है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स? इस पे अगर नेगेटिव है, मान लीजिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, इस पे भी तो 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। अगर ये दे सकता है तो ये, चलो ये भी दे सकता है, ये 2 क्यों नहीं, या ये 2 क्यों नहीं, या ये 2 क्यों नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सब्र करना है 5 मिनट, क्योंकि जब हम अभी चिलेशन पे आएंगे या किलेशन पे आएंगे, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। मुझे कुछ बोलना है कि अगर किसी कोई लिगेंड 5 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है, 4 मेंबर्ड भी, वो 4 मेंबर्ड कभी नहीं बना था। लेकिन अगर उसमें खाली 4 मेंबर्ड रिंग बनाने की टेंडेंसी है तो बनाएगा। तो ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये मैं डिस्कस करूंगा आगे जब हम चिलेशन पढ़ेंगे। फिलहाल आप भरोसा कीजिए कि सर ने बोला ये 2 बनाएंगे, ये 2 नहीं बनाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए, आगे हम ये सब चीजें जो मैं अभी ये डिस्कस कर रहा था, ये चिलेशन में डिस्कस होगा कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो दोनों बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नहीं बना। इन दोनों में से, वैसे भी इनमें रेजोनेंस हो रही है, इन दोनों में से एक बनाएगा, इन दोनों में से भी एक बनाएगा। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। और ये जो दोनों बाइडेंटेट लिगेंड्स मैंने दिए, ये सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है। अब बाइडेंटेट लिगेंड में मैं एक एग्जांपल और रख देता हूं।
बाइडेंटेट लिगेंड में मैं एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिग देता हूं, जैसे ऑर्गेनिक बच्चों को पता होगी ये कौन सा कंपाउंड है, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। तो इसी का एनाइन बना दीजिए, मेरे पास है यहाँ पे CH2, यहाँ पे COO नेगेटिव, ऐसे लिखूंगा मैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, यहाँ पे NH2। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो अगर आप चलो अगर डिटेल में ही लिखना चाहते हो तो लिख दो डिटेल में, क्या फर्क पड़ता है, O नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव निकाल के नाम है इसका ग्लाइसिनेटो। यहाँ पे जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं ना उन पे O आता है, पे ग्लाइसिनेटो, ऑक्सलेटो। तो शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं GLY, और चार्ज इस पे नेगेटिव है, 1 नेगेटिव। तो कौन कौन सा डोनर एटम है सर, यहां से तो ऑक्सीजन बनाएगा, यहां से नाइट्रोजन, ये दोनों नहीं बनाएंगे, जो मैंने अभी बोला, क्यों नहीं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों नहीं बनाएंगे, एक बनाएगा तो यहां से भी एक बनाएगा। तो देखते ना बनाएंगे, रिंग का साइज क्या होगा, रिंग साइज बोलिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, 3 में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, 4 भी कभी कभार बनती है। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट लिगेंड के साथ साथ इसमें डोनर एटम कौन सा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इज इट ए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? इट इज अनसिमेट्रिकल। मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह रहा हूं कि इसके बराबर 2 हिस्से होंगे, मैं सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं। तो इससे पहले वाले जो 2 लिगेंड्स थे उनमें मैंने बोला ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें लेकिन एक साइड से ऑक्सीजन, दूसरी साइड से नाइट्रोजन। इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी बाइडेंटेट लिगेंड्स की, एक इथाइलिन डायमाइन, एक ऑक्सलेटो और एक ग्लाइसिनेटो। फिलहाल आप इन 3 एग्जांपल्स को याद रखिए। अब उसके बाद बस एक एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक एग्जांपल ट्राइडेंटेट, एक एग्जांपल टेट्राडेंटेट, एक एग्जांपल पेंटाडेंटेट, एक एग्जांपल हेक्साडेंटेट, बस एक एक एग्जांपल, ज्यादा नहीं खींचेंगे हम इसको। जरा यहां पे बोलिए आप ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट लिगेंड, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड में 3 डोनर एटम्स होंगे, जो मेटल के साथ, खाली नंबर ऑफ डोनर एटम्स नहीं, उसमें 3 डोनर एटम्स एक मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे रख देता हूं, ऐसे CH2 चलो कंडेंसर फॉर्म में लिख दीजिए। जरा मुझे बोलिए फिलहाल इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, देखता हूं मैं इसका नाम क्या है। मैंने रखा CH2 फिर NH2, ये अभी वाला लिगेंड है ना जो बाइडेंटेट था, नाम क्या है इसका, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। यहां पे NH के बदले यहां पे CH2 ट्वाइस, यहां पे NH2, क्या नाम आएगा, सिंपल नाम, आयुपैक छोड़िए। सर ये इथाइलिन है, ये भी इथाइलिन है, शायद दिख रहा है कि मैं कुछ मार्कर डिफरेंट यूज करूं, तो ये भी बेटा CH2 है, विजिबिलिटी कुछ है कि नहीं इसमें, हाँ जी। तो ये भी CH2 ट्वाइस CH2, नाम क्या है, इथाइलिन, इसका इथाइलिन, तो डाइइथाइलिन, अमाइन अमाइन अमाइन। तो ऐसे एडिशन नोमेनक्लेचर कर लीजिए ना, इनका ऐसे निकालते, तो क्या नाम आएगा, डाई इथाइलिन, फिर ट्राई एमाइन, तो नाम है इसका, यही यूज करेंगे हम कोऑर्डिनेशन में। तो इथाइलिन डायमाइन को EN लिखते थे, इसको लिखते हैं DIEN, डाइइथाइलिन ट्रामाइन। डाइन बोलिए, अच्छा वो वाली डाइन नहीं, ये वाला डाइन, डाइइथाइलिन ट्रामाइन। चलो एक टेट्राडेंटेट भी देते हैं, जरा खुद बनाइए, पेपर उठा के इसको पॉज करके खुद कोशिश कीजिए ऐसे ही टेट्राडेंटेट लिगेंड बनाने की। मैं जो बना रहा हूं उसको फिर बाद में क्रॉस चेक कीजिए, मैं भी बना रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। तो मैंने क्या बनाना है, ट्राइडेंटेट के बाद टेट्राडेंटेट, मैं देखता हूं किसका सही होगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है, बना दीजिए। चलो आप लोगों ने बनाया होगा, अब आप देख रहे होंगे, अपना चेक कर रहे होंगे कि आपने बनाया कि नहीं, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आप लोगों ने मैंने जो बोला आपने किया होगा। तो CH2 ट्वाइस, यहां से NH2, तो अपना वो देख लीजिए पेपर पे जो आपने बनाया, ठीक है। फिर NH रख देते हैं, ठीक, फिर उसके बाद है CH2 ट्वाइस, फिर NH,
फिर उसके बाद CH2 ट्वाइस, उसके बाद NH2, यही बना है ना। कितनी डोनर एटम्स है इसमें? सर इसमें 1 2 3 4, सो इट्स अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। नाम बोलिए जल्दी जल्दी। इथाइलिन, 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 तो क्या नाम आएगा? ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन। फिर उसके बाद हाँ जी टेट्रा एमाइन, ठीक है, ट्राइथिलीन टेट्रा एमाइन, और शॉर्ट में क्या लिखिए? ट्राई-इन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं पे अगर लिखा होगा ट्राई-इन तो समझ लीजिए टेट्राइथिलीन, ट्राइथिलीन टेट्राएमाइन है। डाइन है तो डाइथिलीन ट्राइमाइन। तो ऐसे करके हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्राइडेंटेट भी, ये हो गया टेट्राडेंटेट भी। अब इस लेक्चर के लास्ट पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं हेक्साडेंटेट और एक एग्जाम्पल देता हूं पेंटाडेंटेट, बाकी हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो यहां पे एक रख देते हैं, मैं दोनों एक साथ लिख देता हूं। चलो पहले मैं अगर मैं हेक्साडेंटेट ही रख दूं फिर पेंटाडेंटेट में रख देता हूं। हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो 6 डोनर एटम्स होंगे। तो आराम से आप देख लीजिए जरा, बोलिए इसका नाम क्या है? CH2 फिलहाल क्या नाम है? जैसे मैंने अभी तक बोला क्या नाम है? इथाइलिन, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? NH2 क्या नाम आएगा? इथाइलिन डाइएमाइन, जो अभी देखा था। व्हाट इज द डेंसिटी? 2, ठीक है। आप इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। जरा मुझे पहले बोलिए इस कंपाउंड का CH3COH का सिंपल कॉमन नेम क्या है ऑर्गेनिक में? इसका इथेनॉइक एसिड आयुपैक नेम, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड, और H हटा के एसिटिक एसिड, H हटा के इसको हम बोलते हैं एसिटेट आयन। इसी एसिटेट आयन में यहां से एक H निकाल के इसको कनेक्ट कर दीजिए यहां से, ठीक है। कैसे मैं दिखा देता हूं। फिलहाल क्या आ गया? इथाइलिन डाइएमाइन। इसमें थे ना 2 हाइड्रोजन, इसमें भी थे 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बदले यहां पे लाइए CH2COO नेगेटिव, यहां पे भी CH2CO नेगेटिव, CH3 नहीं है, H फिर इसके साथ ज्वाइन होगा, तो एसिटेट ग्रुप है, एसिटेट ग्रुप है। यहां पे भी CH2COO नेगेटिव, यहां पे भी CH2CO नेगेटिव। अब जरा खुद गैस कीजिए, आप लोग बहुत काबिल बच्चे हैं, अगर इसमें नजर लगी। अब जरा इसका नाम बोलिए, क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा? यहां तक सिर नाम है इसका इथाइलिन, ठीक है। डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, एसिटेट, कितने? 4। इट इज टेट्रा एसिटेट, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट। तो शॉर्ट में कैसे लिखोगे? EDTA, बहुत काम आता है। कहाँ? वो नेक्स्ट क्लास में। वो जो चिलेशन विलेशन जो मैंने बोला ना, मैंने वो इस टाइम डिस्कस नहीं किया। उन 2 ऑक्सीजन एटम्स में से एक ही क्यों करेगा? रिंग साइज 4 कप, 5 कप, या ओनली 4 कप, या दोनों कप, वो हम किलेशन टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ आज बस हमने वो याद रखा, दोनों में से एक बना रहा है। तो इथाइलिन डाइएमाइन EDTA, तो चार्ज कितना आएगा इस पे? नेगेटिव, यहां से न्यूट्रल है, 4 नेगेटिव, ठीक है। तो इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट EDTA 4 नेगेटिव, व्हाट इज इट? इज डेंसिटी। इन दोनों में से डिस्कस नहीं किया अभी, बस याद रखा, दोनों में से एक करेगा। असल में है ना ये, अगर डिटेल में लिखना चाहते तो आप कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो दोनों करेंगे? नहीं, दोनों नहीं बनाते। मैंने नहीं अभी बोला क्यों नहीं बनाते, मैंने बोला नहीं, फिलहाल याद रखिए, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दोनों में से एक बनाएंगे, ठीक है। तो एक बनाएगा, इसलिए बेटर रहता है ऐसे बनाना, CO नेगेटिव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 and 6, इट्स अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। डोनर एटम्स कौन कौन से इसमें? डोनर एटम्स बोलिए सर। तो 6 डोनर एटम्स है ना, कौन कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द डोनर एटम्स। और चार्ज कितना है? 4 नेगेटिव है। तो क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट 4 नेगेटिव, इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये बहुत काम आता है।
जो लाइक चिलेट थेरेपी एक थेरेपी है, ये भी नेक्स्ट क्लास में वहां पे हम करेंगे। जहर वार चुका वहां का, उसको ये देते हैं फिर। अच्छा, लास्ट पे हेक्साडेंटेट के बाद हम करेंगे यहां पे, इसी को मैंने चेंज करना है। मैं हेक्साडेंटेट के बाद अब लास्ट पे मैं रिवर्स जा रहा हूं, मैंने देना है पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसी को चेंज कर देते हैं, यहां पे एक H ऐसे ही रखेंगे, H को ऐसे ही रखेंगे, फिर आगे CH2COO नेगेटिव, है ना। तो जरा नाम बोलिए, आप बहुत काबिल बने हो। इथाइलिन, इथाइलिन, डायमाइन, डायमाइन, ट्राई एसिटेट, इथाइलिन, डायमाइन, टेट्रा एसिटेट। What is the density? 1 2 3 4 5। दो डोनर एटम्स नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। जरा एब्रिवेटेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? EDTA। अब ये तो मसला हो गया। अब EDTA ट्राइडेंटेट है कि टेट्राडेंटेट है? अब तो मसला हो गया। अब ये मसला कैसे हल होगा? बहुत सारे बच्चे काबिल है, वो भी बोलेंगे सर इस पे 3 नेगेटिव आएगा। एग्जैक्टली। तो अगर आपके लिगेंड पे 4 नेगेटिव है तो वो टेट्रा स्टेट होगा। 4 तो टेट्रा स्टेट ही होगा, यहां पे 3 है तो ट्राई स्टेट होगा। ये याद रखने का तरीका, ठीक है। हाँ, कोई अगर आपसे अलग से पूछे, बोलेगा जरा बोलो, अक्सर जो होता है ना EDTA जब मेंशन करके नहीं होगा, तो ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, इफ नॉट मेंशन्ड, इफ नॉट मेंशन्ड मतलब आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, FE अंदर लिखा होगा EDTA, मतलब आपको पता ही नहीं चार्ज वार्ज क्या है, आपको पता ही नहीं चार्ज क्या है, ये 3 नेगेटिव है कि 4 नेगेटिव, मतलब आप वहां पे थोड़ा सा डाउट है, तो तब इफ नॉट मेंशन्ड तब आपको उसको 4 नेगेटिव वाला लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें। अगर कुछ मेंशन करके है क्वेश्चन में ये 3 नेगेटिव है, ये पेंटाडेंटेट है, तब तो पता ही है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं है तो आपको लगे कि आप मैं इसको पेंटाड मतलब इसकी डेंटिसिटी 5 लूं कि डेंटिसिटी 6 लूं, तो जब मेंशन करके नहीं होगा तब इसको एज ए 4 नेगेटिव लेना है, मतलब तब आपको इसको हेक्साडेंटेट लेना है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टेट। ठीक है, तो आज बस आप इतना कीजिए। तो ये हमारा पहला लेक्चर था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा हमने बेसिक से स्टार्ट किया, डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस देखे, हमने कुछ टर्म्स देखी, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, काउंटर आयंस, उनको दिखाया। फिर हम पहुंच गए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में मैंने बोला हमने 3 क्लासिफिकेशंस पढ़नी है। एक तो मैंने चार्ज पढ़ाया, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी ऑन द बेस ऑफ डेंटिसिटी, नॉट ऑन द बेस ऑफ हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी कुछ और है, हमने पढ़ा ऑन द बेस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी हो गया उस लिगेंड के कितने डोनर एटम्स एक ही मेटल, 2 के साथ नहीं, एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तब हमने उसमें मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, मतलब एक एक एग्जांपल दिखाई। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेक्साडेंटेट वाला EDTA है। और इसमें मैंने बोला कि ये EDTA 3 नेगेटिव एंड 4 नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। तो जिस पे 3 नेगेटिव होगा वो ट्राइडेंटेट है, जिस पे 3 नेगेटिव वो ट्राई स्टेट है, उसकी डेंटिसिटी 5 है। और जो 4 नेगेटिव है वो टेट्राडेंटेट है, वो जो 4 नेगेटिव है वो टेट्रा स्टेट है, उसकी डेंटिसिटी 6 है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो अब जो आज मैंने जो चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं की, जैसे मैंने वो बोला कि दोनों में से एक ही ऑक्सीजन क्यों बनाएगा, या रिंग साइज क्या होना चाहिए, कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम होगी, ऑर्गेनिक से थोड़ा डिफरेंट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें वो थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारी? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स नहीं, थर्ड क्लासिफिकेशन से पहले थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। उससे पहले हमने, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हम पढ़ेंगे चीलेट लिगेंड्स या कीलेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स एंड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। ये 3 टर्म्स हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वो थर्ड क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। उसमें हम क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।